चुप हो जाओ। चलिए बच्चे, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, पुष्प। पुष्प का मतलब अंग्रेजी में क्या हो गया? फ्लावर। पुष्प क्या होते हैं? पुष्प पौधों के वे भाग होते हैं जो प्रजनन करने में, जनन करने में पौधों की सहायता करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पुष्प पेड़ पौधों का मुख्य जनन अंग होते हैं। जिस प्रकार मानव में मुख्य जनन अंग अंडाशय और वृषण है, उसी प्रकार पेड़ पौधे में मुख्य जनन अंग क्या होता है? फूल होता है, फ्लावर होता है। आओ जरा सा एक बार फ्लावर को हम लोग फिर से देखें तो देखो, ये एक पेड़ हो गया और ये पेड़ की हो गई पत्तियां। ये पेड़ की क्या हो गई? पत्तियां। और पत्तियों के ऊपर ये क्या हो गया? बड़ा सा नीला कलर का फूल। तो ये फूल ही क्या है इस पेड़ का? इस पेड़ का क्या है? जनन अंग है। क्या है बाबू? जनन अंग। क्लियर हुआ बात? आओ जरा सा बात करते हैं कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं तो पता चलेगा। देखो बाबू, सबसे पहला जो हम लोग कोई भाग पढ़ेंगे उसको ये वाला भाग पढ़ेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं बेटा? पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्प जिसके ऊपर आसन करके बैठा होता है उसी को क्या कहेंगे? पुष्पासन। यानी कि पुष्प का ये आधार होता है, पुष्प का संपूर्ण भाग इसी पर स्थित रहता है, इसी पर सहारा लेकर के खड़ा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुष्पासन। समझ में आया ना? पुष्प जिस भी आधार शिला पर, जिस भी आधार वाली चीज पर रुका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन। कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। उसके बाद आ जाता है सेपाल। सेपाल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं इसको, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये क्या होता है? तो बाह्य दलपुंज हरी हरी संरचना होती है, हरी पत्ते की जैसी क्या होती है? संरचना। हरे पत्ते की जैसी संरचना होती है जो कली की अवस्था में फूल को सुरक्षा देता है। कली की अवस्था में क्या करेगा बाबू? फूल को सुरक्षा देने का काम करता है। जब ये फूल खिला नहीं था, जब ये फूल कली की अवस्था में था, तो ये क्या कर रहा था? सेपाल यानी कि बाह्य दलपुंज फूल को अपने अंदर इसे ढक लिया था और चारों तरफ हरा हरा होकर के उसको क्या कर लिया था? ढक लिया था। तो वो फूल को क्या कर रहा था? सुरक्षा दे रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फूल को सुरक्षा देने का काम किसका हो गया? बाह्य दलपुंज का। क्लियर? उसके बाद क्या शुरू हो जाता बाबू? ये लाल वाला भाग आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो लाल वाला भाग है इसको बोला जाता है दलपुंज। इसको क्या बोला जाता है? दलपुंज। ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है, पुष्प का तीसरा चक्र होता है और इसमें विशेष प्रकार के चटकार और गहरे रंग पाए जाते हैं। समझ में आया? विशेष प्रकार के चटकार और गहरे रंग होते क्यों होते हैं? ताकि ये कीटों को, जैसे कि हो गया तुम्हारा मधुमक्खी, जैसे टिड्डा, और जैसे कि मान लो इधर से तितली, चिड़िया, इन सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, इसलिए इन पुष्पों के पास ये दल पुंज पाए जाते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं और एकदम चटकार होते हैं। समझ में आया? उसके बाद चौथा चक्र क्या शुरू हो जाएगा? तो चौथा चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। अब ये पुंकेसर क्या होता है देखो, तो पुंकेसर होता यही है बाबू, ये जो आपको संरचना दिख रहा है ना, इसी को हम लोग पूरा क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है। पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है बाबू? पुंकेसर होता है। देखो कहाँ कहाँ पे पुंकेसर है? 1 2 3 4, 4 पुंकेसर है। क्लियर हुआ ना? ये जो पुंकेसर है वो 3 भागों में बटा रहता है। कितना भागों में बाबू? 3 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग है जरा सा देखो। तो ये वाला जो भाग है ना, इसको बोला जाता है तंतु। क्या बोलते हैं इसको? तंतु बोलते हैं। ये तंतु क्या करता है? ये पुष्प के आधार और ये जो ऊपर वाला बीज के जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं बेटा? पराग कोश। तो ये जो पुंकेसर है वो 2 भागों में बटा हुआ। पहला किसमें? तो आप कहेंगे तंतु में, फिलामेंट में, और दूसरा किसमें? पराग कोश में। किसमें बेटा? पराग कोश में। तो ये जो पराग कोश होते हैं यही मुख्य नर जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य जनन अंग। क्योंकि इन्हीं के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण? ये पराग कण क्या है? ये नर युग्मक कहलाते हैं। पराग कण क्या होते हैं? नर युग्मक। पुष्प के नर युग्मक होते हैं। जिस प्रकार शुक्राणु पुष्प के नर युग्मक होते हैं,
अंडाणु मादा युग्मक होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे पराग कोष में बनने वाले पराग कण पुष्प के नर युग्मक होते हैं। क्लियर हुआ ना। और ये जो पराग कोष है और तंतु किसके अंतर्गत आता है, तो पुंकेसर के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ क्या बात। हम लोगों ने क्या सीखा सर कि पुष्प क्या है, तो पुष्प पेड़ पौधों का यानी कि पादपों का मुख्य जनन अंग होता है। ये हर समय निकलता है और कुछ समय बाद फिर से गायब हो जाता है, यानी कि ये मौसम के अनुसार वातावरण के अनुसार निकलता है और प्रजनन की क्रिया करने के बाद या तो फल में बदल जाएगा या तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गिर जाएगा। क्लियर बात। इसके कितने भाग हो गए, तो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला क्या हो गया, पुष्पासन। पहला क्या हो गया, पुष्पासन। पुष्प जिस पर आधारित होता है, जिस पर पुष्प जो पुष्प को सहारा देता है, जिस पर पुष्प स्थित होता है, उसी भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। दूसरा हो गया बाह्य दलपुंज। ये पत्ती की जैसी हरी हरी संरचनाएं होती हैं जो पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा देने का काम करती है। जब पुष्प खिला नहीं होता है, जब पुष्प कली की अवस्था में रहता है, तो यही पुष्पासन यही बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, ऐसे मुड़ करके, ऐसे बंद हो करके उसके आंतरिक सभी भागों की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद तीसरा चक्र क्या जाता है, दलपुंज। ये चटकार गहरे रंग वाले होते हैं, चटकार गहरे रंग वाले होते हैं। कुछ कुछ दलपुंज ऐसे होते हैं जिनमें से सुगंध आती है। क्या आती है, जैसे गुलाब का पंखुड़ी होता है ना, तो वो पंखुड़ी नहीं है, वो क्या है, दलपुंज है। उसको तोड़ करके महकेंगे तो स्मेल करता है ना। क्यों स्मेल कर रहा है, क्योंकि वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। वो तितली को, मधुमक्खी को, टिड्डा को, भंवरा को, इस सभी को अपनी तरफ क्या करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। इसलिए इसके पास लाल, गुलाबी, नीला, है ना, ऐसे प्रकार के अलग अलग प्रकार के रंग हैं। और उसके साथ ही इसमें कुछ खुशबू भी है, महक भी है, ताकि जब भी भंवरा इसके पास से होकर गुजरे तो इसका जो खुशबू है और इसका जो आप कहेंगे ये रंग है, वो रंग से आकर्षित होकर के इसके ऊपर बैठ जाए। समझ में आया। उसका मुख्य मतलब है, अच्छा बैठने से क्या फायदा है, जैसे भंवरा आके इसके ऊपर बैठेगा तो पराग को ऐसे फट जाएगा और इसमें से क्या निकलेंगे, पराग कण। ये पराग कण जाकर के भंवरा के ऊपर चिपक जाएंगे, उसके पूरे शरीर पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब ये भंवरा जाकर के दूसरे फूल पे बैठेगा और जैसे ही दूसरे फूल पर भंवरा बैठेगा तो वो परागकण उस पुष्प में जाकर के गिर जाएंगे। और किस भाग पे गिरेंगे, तो वर्तिकाग्र पे, और वर्तिकाग्र से नीचे चले जाएंगे अंडाशय, जहां पर क्या हो जाएगा, निषेचन। समझ में आया ना। तो इसलिए इनके पास विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रंग। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक क्या शुरू हो जाता है, स्टामेन यानी कि पुंकेसर। ये पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये कितने भाग में होता है, 2 भाग में। पहले भाग को क्या कहते हैं, तंतु। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, पराग कोष। पराग कोष ऐसा संरचना है जहां पर पराग कणों का निर्माण, समझ में आया। और ये पराग कोष को पकड़े रहने का काम कौन करता है, तंतु करता है। कौन करता है, क्लियर हुआ ना। यानी कि पुंकेसर के कितने भाग हो गए, 2 भाग, पराग कोष और तंतु। अब जरा सा हम लोग बात करेंगे कि स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर, तो देखिए बाबू, अगर आपको स्त्री केसर समझना है तो उसके लिए ये संरचना आप ध्यान से देखिएगा। ये संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है एकदम अच्छे से। इसी संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे। अब ये जो स्त्री केसर है इसके 3 भाग है। कितने भाग हैं, सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं बाबू, वर्तिकाग्र कहते हैं। ये वाले भाग को कहते हैं वर्तिका। क्या कहेंगे बेटा, वर्तिका। और ये बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अंडाशय। तो इस हिसाब से जो स्त्री केसर है यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग, स्त्री केसर का मतलब पुष्प का मादा जनन अंग। ये जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है इसके कितने भाग हो जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 भाग हो जाते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। अंडाशय स्त्री केसर का सबसे प्रमुख भाग होता है। इससे मुख्य भाग स्त्री केसर में दूसरा नहीं है।
तो ये जो अंडाशय है इतना मुख्य क्यों है? क्योंकि अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण, समझ में आया ना, जो कि क्या कहलाते हैं? पुष्प के मादा युग्मक। क्या कहलाएंगे? पुष्प के मादा युग्मक। तो पुष्प के मादा युग्मकों का निर्माण कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर अंडाशय में होता है। कहां पर होता है? अंडाशय में। अगर अंडाशय नहीं होगा तो पुष्प में निषेचन की घटना ही नहीं होगी, क्योंकि अंडाणु का निर्माण ही नहीं होगा। तो ये सबसे प्रमुख अंग पाया जाता है स्त्री केसर का, सबसे प्रमुख भाग होता है। इसके बाद क्या हो जाता है बेटा? आप कहेंगे सर वर्तिका। वर्तिका क्या है? वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला एक पाइप नुमा संरचना है, एक खोखली पाइप नुमा संरचना है। समझ में आया बात? ये जो वर्तिका है वो क्या है? अंडाशय को और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला एक पाइप नुमा खोखली संरचना है। क्लियर? जब कभी भी भंवरा या छोटे मोटे कीट पतंगे जब एक पुष्प से बैठकर दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो एक पुष्प से परागकणों को लेकर के आ जाते हैं अपने साथ, और जैसे ही दूसरे पुष्प पर आएंगे तो सारा का सारा परागकण यहीं पर क्या हो जाता है बेटा जी? गिर जाता है। सारा का सारा परागकण यहीं पर क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्लियर है बात? यहीं पर परागकण क्या हो जाता है? अच्छा, जब परागकण यहाँ पर गिर जाता है तो फिर क्या होता है, इस बात को जरा सा हम लोग समझे। जब परागकण यहाँ पर गिर जाएगा ना तो ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र के पास मकरंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मकरंद का मतलब मधु। क्या पाया जाता है? मधु। तो ये जो परागकण होते हैं उस मधु को पी लेते हैं और पी करके फूल जाएंगे, पी कर क्या हो जाएंगे? और फिर इनका जो मुंह होता है मुंह फट जाएगा। मुंह क्या हो जाएगा? और जैसे मुंह फट जाएगा तो इसमें से एक नली निकलेगा और वो नली इसी वर्तिका से होते हुए कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। इस नली को हम लोग बोलते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे पराग नलिका? क्योंकि पराग कण से निकल करके आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पराग नलिका बोलते हैं। और ये पराग नलिका कहां पर प्रवेश कर गया? अंडाशय में। कहां प्रवेश कर गया? अंडाशय में, जहां पर क्या मौजूद है? मादा युग्मक। अब ये पराग नलिका में से ये जो पराग कोष के पास जो नर युग्मक मौजूद है वो नर युग्मक इसी में से होता हुआ कहां पर आएगा? आप कहेंगे सर जी नीचे अंडाशय में, और अंडाशय में आकर के इस अंडाणु से जाकर के मिल जाएगा, और जैसे ही अंडाणु से मिलेगा तो हम कहेंगे सर जी पुष्प में निषेचन हो गया। पुष्प में क्या हो गया? समझ में आया? तो पुष्प में इस प्रकार से निषेचन होता है। तो हमने कहा कि सर जी पुष्प में निषेचन हो गया। अब यही जो बीज है वो धीरे 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 करके विकसित होगा। तो दो चीजों का यहाँ पे दो बार निषेचन होता है, द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार जब निषेचन होगा ना तो वहां से फल बनना स्टार्ट होंगे, और एक बार जब निषेचन होगा तो वहां से बीज बनना स्टार्ट होंगे। तो बीज हो जाएगा केंद्र में, और सारा का सारा जो फल है वो बीज के चारों तरफ इकट्ठा होने लगेगा, जो दो काम करेगा। हाँ, ये जो बीज है अंदर उसको पोषण देगा, बीज को क्या करेगा? पोषण देगा, और साथ ही में बीज की सुरक्षा भी करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें जो फल होते हैं तो फल किसके लिए बनते हैं? वो बीजों को सुरक्षा देने के लिए और बीजों को पोषण देने के लिए बनते हैं, और हम लोग उनको तोड़ करके खा जाते हैं। समझ में आ गई नहीं? जैसे आम गुटली के चारों तरफ मांसल मोटी संरचना है ना, वो क्यों है? ताकि वो अंदर के बीज को सुरक्षा दे सके, उसको पोषण दे सके। जो आम भोजन के रूप में हम लोग खा ले तो हमारे लिए भोजन थोड़ी ना है, वो किसके लिए भोजन था? वो गुटली के लिए भोजन था, वो बीज के लिए भोजन था, लेकिन हम लोग उसको खा गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? खैर, तो ये रहा हमारा पुष्प और पुष्प का संरचना। एक बार फटाक से रिवाइज मार देते हैं तुरंत, है ना? तो पुष्प क्या होते हैं? पुष्प पादपों के मुख्य जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या होते हैं बेटा? पादपों के मुख्य जनन अंग होते हैं, जो मौसम के अनुसार आते हैं और प्रजनन की क्रिया करने के बाद फिर पेड़ से गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे आप पुष्प की संरचना में, तो पुष्प की संरचना में मुख्य 5 भाग होते हैं। पहला क्या होगा? पुष्पासन, जिस पर पुष्प आधारित होता है, जिस पर पुष्प स्थित होता है, उसी हरे भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद दल पुंज,
दलपुंज हरी पत्ते नुमा संरचना होती है जो पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा देने का काम करती है। ये हमेशा पुष्पासन से